हेलो। हाँ, जब तक बाकी के सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है, और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि ये जो 1 मंथ का ऑफर है इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ओके। और जो डाउट था कि 1 मंथ में कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं, तो कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से कवर करना है, और आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्कूल में कवर नहीं कर पाते हो वो कवर हो जाएंगे। ओके। एक मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा, एंड आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे चैनल पर हैं लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके। तो ये ऑफर देने का मेरा ये प्लानिंग था कि आपको अवेयर करना कि आपके जो बेसिक्स हैं और भी काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो बस वो क्लियर करना है। एंड स्लोली स्लोली आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो 8 क्लासेस हैं, मींस आपका 4 वीक्स रहेंगे जिसमें सैटरडे संडे 8 क्लासेस हम कवर करने वाले हैं, मींस 16 आवर्स। अब ये 16 आवर्स में हम कितना क्लियर कर लेते हैं, अम, वो चेक करेंगे। तो अभी 5 मिनट्स मैं आपको देता हूँ कि आप अपने अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और आज का जो मेन टॉपिक होगा वो 9th रिवीजन टूर रहेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो बेस है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो अब पूरा 1 मंथ का जो टास्क, 1 ईयर का जो टास्क है, जो 9th रिवीजन वाला था हमारा पार्ट, वो इतने शॉर्टेस्ट टाइम में क्लियर तो नहीं होगा, बट फिर भी काफी उसके ऐसे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो हम क्लियर करके लेंगे। ओके। तो अभी और भी स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं। अराउंड इस ग्रुप में 25+ स्टूडेंट हैं। तो जब तक आप अपने अपने की पॉइंट्स बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसे हमें डील कैसे करना है। सर, नहीं सर। हम्म। सर हाँ, हेलो। थ्योरी सर थ्योरी सर आपके सर चैनल पर तो सर थ्योरी पार्ट के भी होते हैं। क्या चीज? थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट। ओके। तो थियरी पार्ट में क्या करना है? सर आपके सर चैनल पर सर यानी कि सीरियल वाइज से पढ़ेंगे ना? ओके। एक्चुअली थियरी सीरियल ऑर्डर में नहीं है मेरे चैनल पर, बट एक 1 शॉट वीडियो है। आई थिंक वो मैंने आपको सेंड भी किया था। तो स्टेप बाय स्टेप थियरी तो शायद नहीं मिलेगा, बट थियरी केवल 10% आएगा। तो 10% थियरी करने में आपको, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस पर ज्यादा ध्यान देना है। वो तो जब आपका फाइनल एग्जाम होगा या जो छोटे छोटे एग्जाम्स रहेंगे अभी आपके स्कूल में, तो थोड़ा सा कवर करो। क्योंकि अगर थ्योरी ही केवल पढ़कर जाओगे तो केवल 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। ओके। जो सेक्शन ए जो हम बोलते हैं ना कि दिस इज थ्योरी थ्योरी थ्योरी, बट एग्जैक्टली वो थ्योरी नहीं होता, उसमें काफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। जो सेक्शन ए है ना आपका थ्योरी से रिलेटेड, वो एक्चुअली थियोरी नहीं होती, उसमें 10 मार्क्स की ही थियोरी आती है, बाकी के तो सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। तो ज्यादा थियोरी के पीछे नहीं जाना है, नहीं तो अगर आप ओके। देखोगे। और एक होता है प्रैक्टिकल थियोरी। तो प्रैक्टिकल थियोरी आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल थियोरी होता है, जिसमें आउटपुट हैंडलिंग क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी के जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाता है। ओके। जैसे कंस्ट्रक्टर का थ्योरी ले लेते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का थ्योरी ले लेते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम क्लियर है, थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इफ से रिलेटेड थ्योरी ले लेते हैं, लूपिंग से रिलेटेड थ्योरी ले लेते हैं, तो वो क्या है, जैसे प्रैक्टिकल क्लियर होगा उससे थ्योरी ऑटोमेटिक आपका क्लियर होने वाला है। ओके। यस। तो आई थिंक अभी, और साथ में मैं आपका अटेंडेंस भी पोस्ट करते हुए चलूंगा। मे बी और भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। आज एक्चुअली सैटरडे भी है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी क्लासेस हैं इस टाइम पर, और किसी का ऐसा भी है कि आज स्कूल भी है। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, बट कल की क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मेरा टारगेट केवल प्रमोशन करना नहीं रहेगा, ध्यान रखना। एक मेन ये होता है ना कि हाँ, थोड़ा सा जितना आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है आप उतना कर सकते हो। अभी की क्लास में जितना आपको पहुंचना है, उसमें कोई मेरा टारगेट नहीं है।
कि उसमें केवल इतना ही बताना है, या फिर केवल जो भी एक्स वाई जेड, काफी मतलब अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कुछ ना कुछ टारगेट रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर, और हाँ, इस ग्रुप में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जब तक ये क्लासेस चल रहे हैं, आपको जितना पूछना है वो इस ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हो। उसके बाद एक और ग्रुप है, वहां पर भी मैं ऐड ऑन कर लूंगा, और जिसको क्लासेस आगे कंटिन्यू करना होगा वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है? चलो अभी तो स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक सो 7-8 हो गया, तो जिसे ज्वाइन करना था वो अब कर चुके हैं, और बीच में जो आते रहेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ, और ये नोट्स आई थिंक सो ग्रुप पर मैंने अपलोड किया है या नहीं, ये नोट्स सबके पास हैं? फिर भी मैं अभी ग्रुप पर अपलोड कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने नोट्स सेंड किए हैं वो यही नोट्स हैं, और इसमें हमारा कंप्लीटली अभी अलग अलग स्कूल में अलग अलग ये राइटर्स की बुक रहती हैं, और देन ये सभी बुक्स जो हैं उनका कलेक्शन है, एक तरह से ये समझ सकते हो, और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। तो फर्स्ट टॉपिक है नाइन्थ का रिवीजन, उसके बाद लाइब्रेरी क्लासेस आएगा। और लाइब्रेरी क्लासेस में जो भी हम पढ़ते हैं वो केवल प्रोग्राम्स में ऐड ऑन करने के लिए होता है, मतलब इससे कोई प्रोग्राम नहीं आता है। बस आपको ये याद रखना है, जो प्रोग्राम आएगा वो नाइन्थ के सिलेबस से आएगा, एरे में से आएगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग में से आएगा, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड एनकैप्सुलेशन, ये सब मिक्स होकर प्रोग्राम आता है इनमें से। एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम होगा और एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम होगा। तो इसमें से मिक्स हो जाते हैं टू प्रोग्राम्स, इसमें से वन और टू प्रोग्राम आता है। सपोज इसमें से हमने टू प्रोग्राम्स ले लिया, यहाँ से हमने वन प्रोग्राम, और यहाँ से भी वन प्रोग्राम ले लिया, और यहाँ से भी वन प्रोग्राम ले लिया। तो टोटल प्रोग्राम्स कितना हो गया? 5 प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन आते कितना है? 6 प्रोग्राम। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में से, मतलब इन टू कॉन्सेप्ट्स में से एक प्लस वन प्रोग्राम और आ जाता है, या तो स्ट्रिंग में से एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम आ जाएगा या एरे में से आ जाएगा। तो टोटल प्रोग्राम्स हमारे हो जाते हैं 6, जिसमें से हमें केवल 4 प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सिनेरियो होता है, ये बेस्ट सिनेरियो है जो आपको समझ में आना चाहिए। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का पार्ट है। एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो प्रोग्राम आता है वो कंस्ट्रक्टर, एनकैप्सुलेशन एंड क्लास एज बेसिक्स ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, इनमें से आता है। इनमें से टू प्रोग्राम्स हो जाते हैं, फिर इनमें से 3 प्रोग्राम्स हो जाते हैं, और इनमें से एक एड ऑन प्रोग्राम हो जाएगा। या तो एरे के 2 प्रोग्राम्स आ जाएंगे या स्ट्रिंग हैंडलिंग के 2 प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ओके, बट ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे स्ट्रिंग का प्रोग्राम बोलें या फिर एरे का प्रोग्राम बोलें। जो प्रोग्राम आता है मिक्स होकर आता है। तो ये तो था थोड़ा सा सेक्शन बी का रिव्यू, प्रोग्रामिंग। एंड अगर आपने प्रोग्राम पर फोकस किया तो सेक्शन ए ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो मेन एम रहेगा वो प्रोग्रामिंग रहेगा। प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं उन्हें समझना है। तो आज की जो भी क्वेरीज रहेंगी आज और कल की, वो हमारा नाइन्थ रिवीजन से रिलेटेड रहेगा। और नाइन्थ रिवीजन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है यहाँ पर। ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जिसमें से थ्योरी है, आप पढ़ते जाइए, और उस थ्योरी में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आप पूछ सकते हो, जैसे पीओपी एंड डबल ओपी में डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ ओप्स एंड इंट्रोडक्शन जावा। एंड मेन पार्ट स्टार्ट फ्रॉम वैल्यू एंड डेटा टाइप इंफॉर्मेशन, टोकन्स, ये सभी प्रैक्टिकल से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं। अब इनमें से क्या है, हम कुछ की पॉइंट्स उठाएंगे और उनको क्लियर करेंगे, और वो भी जहां पर आपको प्रॉब्लम है वहां से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, स्टेप बाय स्टेप तो नहीं चल सकते कि मैंने वैल्यू एंड डेटा टाइप आज क्लियर कर दिया। मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है, एक मैंने आपको टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसको हम बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी 1 ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो नाइन्थ स्टैंडर्ड में। तो आप देख लीजिए, और इनमें से, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा, मतलब जो पहले पूछ लेगा उसका पहले सॉल्यूशन मिल जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा टॉपिक आपको चाहिए यहाँ क्लियर करना है। सर पीओपी और ओओपी का ही सर पहले एक बार इंट्रोडक्शन करके सर थोड़ा डिफरेंस बता देते तो सही रहता। देखा जाए तो वो थ्योरी है, बट इसमें यह है कि अगर जो आपका
वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, बट विदाउट दैट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एग्जैक्टली पीओपी क्या है और डबल ओपी क्या है। जो आप सी सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज आप देखते हो, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा, जो सबसे पुराना जो है पार्ट वो पीओपी है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब सबसे पहले जो आया हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट ऐड कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन गया। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज न्यू एंड पीओपी इज ओल्ड। ओके, तो यहाँ पर अब पीओपी में क्या होता है एंड डबल ओपी में क्या होता है। और जावा जो है हम बोलते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्योर डबल ओपी हम इसे बोलते हैं। थ्री हो गए। ओके, तो क्यों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं? ऐसा प्रोग्राम जो विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इसलिए हम इसे, मतलब जावा में आप विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, आपको क्लास लगेगा ही लगेगा। क्या विदाउट क्लास हम एक भी प्रोग्राम जावा में बनाते हैं? बट पीओपी में आप विदाउट क्लास प्रोग्राम बना सकते हो। विदाउट क्लास आपको क्लास बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप फंक्शन लिखोगे, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। मीन्स एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग। केवल फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल टास्क होता है बस। इसमें जैसे सी है, इस सी इज अ पार्ट ऑफ पीओपी। सी प्लस प्लस में दोनों काम कर सकते हो आप, पीओपी भी कर सकते हो प्लस डबल ओपी भी कर सकते हो। मतलब विदाउट क्लास भी बनाना है प्रोग्राम बना सकते हैं, विद क्लास बनाना है बना सकते हैं। बट जावा में सपोज आपके पास ऐसा टास्क है जिसमें क्लास की जरूरत ही नहीं है, स्टिल आपको जावा में क्लास बनाना पड़ेगा, जरूरत हो या ना हो। तो बस ये है कि जहां पर भी आपको क्लास दिख गया तो समझो वो पीओपी, सॉरी डबल ओपी लैंग्वेज है। और विदाउट क्लास कोई प्रोग्राम है तो वो क्या है? पीओपी है। तो ये पूरा जो सिनेरियो आ जाता है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो इसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हो तो इसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं? प्रेशा का आया है रैंडम मेथड एक्सप्लेन करना है, टोकन्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। टोकन्स एंड रैंडम मेथड अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, कोई बताएगा? अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट है तो क्या इसमें ऐड ऑन हो जाएगा? एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा। एक्सेस स्पेसिफायर आपका पीओपी में कैंसल्ड है, ये पीओपी में नहीं होगा, बट डबल डबल ओपी में होगा। यहाँ पर अगर हम डबल ओपी की बात करें तो यस। अब आप मुझे बताइए एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? एनी आइडिया अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर? सर इंट फ्लोट पब्लिक। फ्लोट हाँ देवी बोल रहे हैं डबल थ्री टाइप्स, कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं? इंट हो गया। नहीं नहीं, दे आर नॉट एक्सेस स्पेसिफायर। इंट, अब देखो जो भी आप आंसर करते हो ना उसके अंदर भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। जो आप आंसर करते हो उससे ये पता चलता है कि वो इसका पार्ट नहीं है। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा ये कि फिर इंट फ्लोट डबल ये क्या है? तो इंट फ्लोट डबल क्या है? डेटा टाइप्स। दे आर डेटा टाइप्स। अगर मैं पूछूंगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं तो आप बोल सकते हो इंट फ्लोट डबल, और उसमें भी टाइप्स आ जाते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो बोलना जरूरी है, चाहे आप गलत बोलो या सही बोलो। तो कुछ मेरे पास मैसेज आए हैं जिसमें अंकित का सही है पब्लिक प्राइवेट, एंड दिवी का भी सही है पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो दिवी ने आंसर एकदम परफेक्ट किया है, यहाँ पर पब्लिक आ जाएगा, पब्लिक। तो मैं ऐसा मतलब सस्पेंस क्रिएट करता हूँ जिससे क्या होगा लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास। अब जैसे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बोला, सीधा आपको बताया नहीं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। जितना जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा उतना जल्दी ही आपके दिमाग से चला जाएगा, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आंसर बताने के लिए। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मतलब पहले क्या करना, अपने माइंड में क्वेश्चन को स्टोर करना है। हम क्या करते हैं अपने माइंड में क्वेश्चन तो स्टोर करते नहीं है, सीधा आंसर पर चले जाते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसके बाद आंसर करना है।
ओके। यहाँ पर हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को वन टाइम पढ़ते हैं और आंसर को शायद मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, 5 टाइम पढ़ते हैं, और क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया दोबारा तो देखते भी नहीं है मुड़कर क्वेश्चन की तरफ। आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करना है, जिसे आप सब जगह पर अप्लाई कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उतनी बार, सॉरी आंसर पढ़ रहे हो उतना बार आपको क्वेश्चन भी समझना है। कभी कभी क्या होता है आंसर याद रह जाता है, ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड याद नहीं है। इसमें से आई डोंट थिंक सो एक भी बच्चा ऐसा होगा कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड याद ना हो, बट आप उसे रिलेट नहीं कर पाए क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था, एक्सेस स्पेसिफायर। और इसी चीज में सबसे ज्यादा दर्द होता है कि अम, हमें पता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, बट वो किसके अंडर में आता है वही नहीं पता। तो अब इस केस में मार्क्स चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर हमें पता ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना। तो चलो ये हो गया पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इसमें पब्लिक को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट अपनी ऑन क्लास में यूज होता है, और जो प्रोटेक्टेड है वो इनहेरिटेंस में यूज होता है, हाँ, अपनी रिलेटेड क्लास में। अगर आपने एक क्लास बनाया है और दूसरा क्लास बनाया है और इन दोनों को एज अ लिंक कर दिया है, और उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हमारे क्लासेस में कम है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, इसे पेरेंट क्लास बना देते हैं, इसे चाइल्ड क्लास बना देते हैं, मतलब दिस इज पेरेंट क्लास और दिस इज चाइल्ड क्लास। ओके। तो अगर पेरेंट का कोई भी डेटा मेंबर है इंट एक्स, वो मुझे चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना है, तो मुझे ये प्रोटेक्टेड बनाना होगा या पब्लिक बनाना होगा। पब्लिक का प्रॉब्लम ये है कि वो सभी जगह पर एक्सेस हो जाएगा, चाइल्ड भी यूज कर सकता है, अदर क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, और मुझे केवल चाइल्ड के लिए अलाउ करना है। ओके। तो फिर हम उसे प्रोटेक्टेड बनाकर रखेंगे। बस इतना याद रखना है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में, कि आपके पास सपोज कोई भी एक पार्ट है, सपोज एक ये बॉक्स है और एक बॉक्स है और ये बॉक्स है, ये आपका प्राइवेट बॉक्स है, ये आपका खुद का है, आप किसी को भी नहीं दोगे, मतलब ये आप अपने रिलेटिव को भी नहीं दोगे, और ना ही किसी फ्रेंड, मतलब अनरिलेटेड पर्सन जो कोई भी आपके घर पर आ गया, सपोज कोई डिलीवरी बॉय है या कोई भी पर्सन है, अब वो आपसे रिलेटेड तो नहीं है, तो वो आउटर पर्सन हो गया। और एक है रिलेटेड, कि आपका ही कोई ब्रदर आ गया, तो अगर ब्रदर को पास करना है तो आपको प्रोटेक्टेड यूज करना पड़ेगा। अगर रिलेटेड क्लास में आपको यूज करना है प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा, और अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है तो आप पब्लिक यूज कर सकते हो। मतलब सपोज आपने कोई पिक्चर अपलोड किया, उस पिक्चर को आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में जो ज्वाइंट है वो भी देख सकते हैं, और जो ज्वाइंट नहीं है वो भी देख सकते हैं, तो पब्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अलाउ करना है कि आपके अकाउंट में जो ज्वाइंट पर्सन है केवल वही देखना है, तो प्रोटेक्टेड। और आप चाहते हो कि कोई भी ना देखे, केवल मैं ही देख सकता हूँ, उसे मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसे आपको प्राइवेट बनाना पड़ेगा। ओके। तो अगर मैंने प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट इंट एक्स, तो ये अपनी क्लास में यूज हो पाएगा और कहीं यूज नहीं हो पाएगा। अगर मैंने उसे प्रोटेक्टेड बना दिया, इंट वाई, तो इसे मैं रिलेटेड क्लास में यूज कर सकता हूं। और अगर पब्लिक बना दिया तो अनरिलेटेड क्लास में यूज हो जाएगा। बस इससे ज्यादा अभी इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि काफी चीजें हमें क्लियर करनी है। बस इतना ही याद रखो, कुछ चीजों में ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है पॉइंट टोकन्स। यहाँ पर है टोकन्स, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। अब एक टॉपिक हम ले लेते हैं टोकन्स, और ये सभी पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन किए हैं, आप सीधा वहां पर जाकर भी उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। बट मैं वहां पर जाकर नहीं बताना चाहता हूँ, वो आपका डील ये रहेगा, पॉइंट रहेगा कि वहां पर यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू एंड डेटा टाइप्स है, उसके बाद टोकन्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने टोकन्स बताया है, बट मैं इस टाइप से ना बताकर अपने नोट्स में से क्या क्या है इस टाइप से पूरा देखते हुए सीधा यहाँ से पॉइंट को लेते हैं और उसे एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ पॉइंट्स हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे जो नोट्स में जाकर उसे फॉलो करेंगे। क्योंकि वही क्वेश्चन का स्पेस बनना चाहिए माइंड में, कि आपके सामने एक वर्ड है, क्वेश्चन है, उसका आंसर आपके सामने नहीं है, और आप सोचने पे मजबूर हो कि क्या होता है टोकन। तो कौन एक्सप्लेन करेगा टोकन्स के बारे में?
कोई भी नहीं? ओके, मैसेज आया एक। स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ जावा, वेरी गुड। जो भी आप एक प्रोग्राम डिजाइन करते हो, आपने क्लास बनाया है ना, क्लास ABC, फिर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर भी आप SOP वगैरह लिख रहे हो और वेरिएबल भी बना रहे हो। तो आपने क्लास ले लिया, ABC ले लिया, पब्लिक स्टैटिक, ज्यादातर ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? टोकन्स बोल सकते हैं, बट इनका अलग अलग की पॉइंट है कि किसे क्या बोलेंगे एज अ टोकन। तो कौन कौन से टोकन्स होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, ये तो काम हो गया आपका। अब बात आती है कौन कौन से टोकन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टोकन्स। वेट करते हैं आंसर का। तो 26 में से अभी आज केवल 25 स्टूडेंट्स मुझे, सॉरी 12 स्टूडेंट्स हैं अभी आज की क्लास में। मैं बीच बीच में, क्योंकि बीच बीच में कुछ स्टूडेंट ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपडेट भी करते हुए चलता हूँ। एक और स्टूडेंट ज्वाइन किया। कल शॉप, तो ये तो मेरे नोट्स में से ही बता दिया आई थिंक। आपको बस ये शॉर्ट में याद रखना है। K फॉर कीवर्ड आ जाएगा, I फॉर आइडेंटिफायर, और L फॉर लिटरल। लेकिन इस टाइप से अभी हम ऐसा लिखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डायरेक्टली हम वहां जाकर, जैसे कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल, सेपरेटर, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, तो डायरेक्टली इसको एक्सप्लोर करते हैं नोट्स के थ्रू और जल्दी जल्दी उसे क्लियर करते हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना फास्ट उसे क्लियर कर लेते हैं। और एक इसके थ्रू भी, एग्जाम्पल के थ्रू, नोट्स में से तो आप कर ही लोगे, मतलब मैं चाहता हूँ जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट क्लियर हो जाए। कल शॉप, हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, सपोज इंट C इज इक्वल टू A+B एंड सेमीकोलन। आपका जो इंट है ये तो हो गया कीवर्ड, ये जो C है ये हो गया C, A एंड B, ये हो गया आइडेंटिफायर। वेरिएबल इज अ एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। इज इक्वल टू एंड प्लस, ये हो गया ऑपरेटर। अब एक चीज बचा है यहाँ पर, सेमीकोलन। सेमीकोलन किसके अंडर में आएगा? सेपरेटर या पंक्चुएटर? जल्दी से बताओ। पंक्चुएटर, पंक्चुएटर। ये आएगा आपका पंक्चुएटर, राइट। बट अब देखो, पंक्चुएटर एंड सेपरेटर में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसे मैंने किस टाइप से याद किया हुआ है, आप मेरा फंडा यूज कर सकते हो। सेपरेटर में केवल कॉमा एंड ऑल ब्रैकेट्स, जो जैसे कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट्स है, ऑल ब्रैकेट्स एंड कॉमा सेपरेटर में आएगा, बाकी का सब पंक्चुएटर में आ जाएगा। पंक्चुएटर के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल जो भी आपके सिंबल्स हैं जो सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे सेमी कॉलन हुआ, कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब पंक्चुएशन में आ जाएंगे, पंक्चुएटर्स हो जाएंगे। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया इसके ऊपर। तो ये तो हो गया आप। और यहाँ पर एक शायद 1 मिनट, एक चीज मिसिंग है अभी यहाँ पर। सेपरेटर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, मतलब इस एग्जाम्पल में केवल 1 2 3 4 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। सेपरेटर बचा हुआ था बट वो मैंने बता दिया। एल बचा हुआ है अभी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल? अभी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी करेंगे हम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल? एल यहाँ बचा हुआ है। एल फॉर लिटरल, एग्जाम्पल ऑफ लिटरल्स। सर डिफिनेशन में एग्जाम्पल, बताया। क्या? डिफिनेशन
इसमें सर हम लोग कोई प्रोग्राम यूज करते हैं, यानी कि रन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज ओके, कॉल्ड लेटर। वो तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट्स आर लिटरल्स। और आप एज अ एग्जांपल में इस टाइप से लिख सकते हो, इंट ए इज इक्वल टू 10। तो इस लाइन में हु इज द लिटरल? सर 10। 10। तो जो वैल्यू है वही लिटरल है। लिटरल को कनेक्ट कर दीजिए वैल्यू से। मतलब जब भी लिटरल आपके माइंड में आएगा ना, तो आपको समझना है वैल्यू। वैल्यू कहाँ है? जब भी कोई बोलेगा ना लिटरल, तो समझ जाइए कि वहां पर वैल्यू कहाँ है। एंड वैल्यूज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? आपका एक वैल्यू ऐसा भी हो सकता है 10.5, तो ये फ्लोट लिटरल हो गया। एक वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, ये कौन सा लिटरल हुआ? कैरेक्टर। कैरेक्टर लिटरल हो गया। एक आपका ये भी हो सकता है। तो ये जो लिटरल है दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। अब एक शॉकिंग पॉइंट मैं बताता हूं कि अगर हमने लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, तो ये कौन सा लिटरल है? स्ट्रिंग लिटरल है या नल लिटरल है? स्ट्रिंग करो, ये डबल पर्स में है ना। और अगर हम डबल कोट से आउट कर देते हैं देन क्या हम विदाउट डबल कोट्स लिख सकते हैं नल को? ये तो टोटली कैंसल्ड है। ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि डबल कोट्स होना बहुत जरूरी है। नल आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये एक्चुअल में नल है, बट यहाँ पर ये नल नाम है। यहाँ पर ये डिफरेंस आज की क्लास में क्लियर कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर आप नल लिखते हो तो आप डबल कोट्स जरूर लगाओगे, क्योंकि स्ट्रिंग में डबल कोट्स होता है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं डबल कोट्स, मतलब स्ट्रिंग में डबल कोट्स, मतलब जब से आपने प्रोग्रामिंग सीखा है तब से स्ट्रिंग्स कम्स अंडर डबल कोट्स। तो नल के केस में आप क्या करोगे? डबल कोट्स लगा दोगे। तो फिर ये नल नल नहीं रहेगा। नल एक स्पेशल वैल्यू है, जैसे बुलियन की वैल्यूज होती है ना, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसे ही नल भी एक वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ एम्प्टी। तो अगर आपने डबल कोट्स लगा दिया, अब ये एम्प्टी नहीं है, अब तो इसमें NULL है, ये नाम है। और यहां पर ये नाम की तरह ट्रीट नहीं होगा। इट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 पॉइंट्स देता हूं। स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, मैं अब जो जो चीज बता रहा हूं ना, ये आपको बुक से नहीं मिलने वाला है, याद रखना। स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू नल, और स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स। ये 3 लाइंस हैं। इन 3 लाइंस में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, 2 लाइंस सेम है। कौन सी ऐसी 2 लाइंस है जो सेम रिप्रेजेंट होंगी और एक डिफरेंट होगा? मतलब विच वन इज ऑड वन, हम ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही बन गया, विच वन इज ऑड वन? बी। सेकेंड। ओके, 2। ये सर ऑड सेकेंड। नहीं, इस इन तीनों लाइंस में हमें ये देखना है कौन सी 2 लाइंस कॉमन है और कौन सा ऑड वन है, जो डिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, क्योंकि देखने में तो सब एक जैसा लग रहा है। ओके, तो अभी स्वास्तिक का आंसर सही है। फर्स्ट वन इज ऑड वन। कैन यू गिव द एग्जांपल व्हाई इट इज ऑड वन? मतलब स्वास्तिक बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है दैट इज ऑड वन। अगर ये ऑड है इसका मतलब ये दोनों सेम है। और स्वास्तिक का आंसर सही भी है, ये दोनों लाइन सेम है। इन दोनों सेम का मतलब है दोनों का मीनिंग सेम है, बिकॉज ये भी नल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एम्प्टी। इट रिप्रेजेंट एज अ एम्प्टी, और ये भी एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसके अंदर ये नाम है, डबल कोट्स आ गया ना, अब ये नल की तरह इसे ट्रीट नहीं करेगा। और सबसे अच्छा जो समझाने का तरीका होता है ना, वो है हमारा ब्लूजेल। क्योंकि जब आप देखोगे तब ऑटोमेटिकली उसमें क्लियर होंगी थिंग्स। एक तो होता है हवा हवा में बता देना, और एक होता है उससे रियलाइज करवाना। मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू
डबल कोट्स में नल, और एक है आपका स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू नल एंड स्ट्रिंग। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये आपका बुक से या मेरे नोट्स में से, मेरे वीडियोस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सोचो अगर यही वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा तो आप कभी भी फिर इसे रिवाइज कर सकते हो, और मैं अपलोड भी करूंगा इसमें से कुछ मेन मेन पॉइंट्स, और रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ कंपाइल, तो नो सिंटेक्स एरर, मतलब तीनों में कोई भी एरर नहीं। बट इनमें से जो फर्स्ट है डेट इज डिफरेंट, इस फर्स्ट में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर ए के अंदर एन यू डबल एल है, एज अ मैसेज की तरह, एक नाम की तरह। जैसे हम ऐसे नाम लिखते हैं ना, स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू, और हमने कोई भी नाम दे दिया, सपोज हमने क्या दें, सपोज मैंने अपनी क्लास का ही नाम दे दिया वाईपी, पूरा सीसी कर देते हैं। तो ये जो वाईपीसीसी मैंने लिखा है वो इस टाइप से ट्रीट हो रहा है, ये दोनों सेम हो गए। अब चलो इसका भी मैंने पार्टनर ढूंढ लिया, ये दोनों पार्टनर हो गए, इधर ये दोनों पार्टनर हो गए। ये दोनों पार्टनर एम्प्टी को शो कर रहे हैं, ये दोनों किसे शो कर रहे हैं, एम्प्टी, और ये वैल्यू को शो कर रहे हैं, दोनों में वैल्यू है, इसमें नल वैल्यू है। बट वही कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं नल वैल्यू और यहाँ पर भी हम बोलेंगे नल वैल्यू, बट दोनों के बोलने में तरीका अलग है। यहाँ ये नाम है नल, और यहाँ पर ये वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पर ये बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। ओके, अगर हम ईच कैरेक्टर का 2 बाइट्स लेते हैं तो यहाँ 8 बाइट कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पर कोई भी बाइट कंज्यूम नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट जो भी बाइट्स उसको लिया जाएगा वो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अभी हम उस बाइट के बेसिस पर नहीं जा रहे, बस वो समझाने के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो सभी में वो लेयर्स ओपन हो जाती हैं। क्या ये की पॉइंट समझ में आया? अब देखो, और समझने के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, कि मैंने लिखा बुलियन। बुलियन में भी हमें वैल्यू ट्रांसफर करना होता है ना, सपोज बुलियन डी इज इक्वल टू, हमें लिखना है ट्रू। लेकिन जब भी हम ऐसा वैल्यू लिखते हैं, मतलब TRUE ABCD लिखते हैं, तो हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चलता है डबल कोट्स। तो अगर मैंने ये डबल कोट्स में दे दिया तो क्या अभी ये अलाउ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ट्रू एक वैल्यू है, जैसे लाइक 10 20 30 उस टाइप से। तो ऐसा नहीं ABCD जहां पर भी देखा डबल कोट्स लगा दिया है, क्योंकि आप डबल कोट्स मिस करते हो, टीचर्स हमेशा बोलता है अरे ये डबल कोट्स में नहीं है, डबल कोट्स में नहीं है। तो आप क्या सोचते हो, जब भी आपका ABCD आएगा डबल कोट्स लगा दो, नल आएगा डबल कोट्स लगा दिया, ट्रू फॉल्स आ गया डबल कोट्स लगा दिया। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, वैसे जा अगर आप पूछोगे कि कितना है सर ऐसा, तो आप ये 3 पॉइंट याद रखो, नल, ट्रू एंड फॉल्स। ये कभी भी डबल कोट्स में नहीं आएगा, बट दे कैन आस्क इन डबल कोट्स कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस नल एंड दिस नल। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा, ट्रू एंड ट्रू। इस ट्रू में क्या डिफरेंस है, इस ट्रू में क्या डिफरेंस है, दिस ट्रू बिलोंग्स टू बुलियन वैल्यू एंड दिस ट्रू बिलोंग्स टू, बताओ, स्ट्रिंग वैल्यू। तो अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर बुक से या इधर उधर से क्लियर होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बट आई थिंक सो आपका ये जो डाउट है वैल्यू एंड ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर इसमें कोई डाउट रह गया है वो आप पूछ सकते हो। इसमें एक काम और करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिंट होगा। स्ट्रिंग, सॉरी, उससे और क्लियर हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे b और b का वैल्यू, और यहाँ पर यहाँ n प्रिंट करना था मुझे, और n, और पर हम प्रिंट कर देंगे b प्लस यहाँ पर b और c। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? पहले से आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए, और वही आंसर हम लेकर आएंगे। यहाँ पर ये सर तो पता है a इज इक्वल टू आएगा। हाँ बोलो।
n इक्वल टू b इक्वल टू c स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग ए में से एग्जीक्यूट आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ypcc भी एज इट इज आएगा, बट यहाँ क्या आएगा, ये सर क्या आएगा, बी और सी के सामने क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ये हमने ये नहीं बनाया था क्या, देखो पब्लिक वॉइड मेन, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ स्टैटिक नहीं लगाया, तो क्या हो रहा है कि ये डिमांड कर रहा है ऑब्जेक्ट बनाने की, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं, स्टैटिक नहीं बनाया, अगर वो स्टैटिक बना होता तो डायरेक्टली कॉल हो जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी के अंदर नल आ गया और यहाँ सी के अंदर कुछ भी नहीं आया, बट स्टिल यहाँ पर ये दोनों ही ब्लैंक हैं, ये भी ब्लैंक है, ये दोनों नल में बहुत डिफरेंस है, मैं वही समझाना चाहता हूँ कि ये नल और ये नल में दोनों में डिफरेंस है, और यहाँ पर ये जो ब्लैंक शो कर रहा है मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये प्रिंट तो हो गया है बट इंटरनली उसका जो मेन गोल है वो क्या है, एम्प्टी शो करना। इसमें एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ए लिया, ए नल, और ये बी लिया था, बी प्लस, और क्या करें 10 प्लस कर दें, और यहाँ स्टैटिक लगा देते, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ना आप ये करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करना होता है इसमें कुछ भी ब्लास्ट होने का कोई टेंशन नहीं है, आग लगने का टेंशन नहीं है, सॉफ्टवेयर हैंग होने का थोड़ा बहुत टेंशन होता है कभी कभी, ओके, बट बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करोगे, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करोगे, मैथ्स के प्रैक्टिकल करोगे, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो क्या होगा, या कंप्यूटर में क्या खराब होने वाला है, तो आप इतना क्यों डरते हो प्रैक्टिकल करने से। कोई भी चीज समझना है ना, विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हुआ, नल 10 आ गया, अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट और करना है हमें कि यहाँ पर यही पॉइंट अगर मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूं तब क्या होगा, मतलब लिटिल बिट मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, और उस कंफ्यूजन का क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे। इज इक्वल टू पी कर दिया, मतलब ये पी का वैल्यू है, और वेट अभी तो इधर एरर ही आ गया क्योंकि यहाँ पर प्लस, तो नो एरर, एंड यहाँ पर अब तो नॉर्मली क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर हमने पहले भी आंसर किया तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आया, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर लास्ट में करोगे तो स्ट्रिंग की वजह से हो गया, पहले करोगे तो नहीं होगा, मीन्स जो भी उसकी वैल्यू है उसमें वो कॉन्केटिनेट होकर आ जाएगा, अगर आप इस टाइप से भी नल करते हो इस टाइप से भी करते हो, मीन्स कैलकुलेशन बेसिस में कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये है कि इसका जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन, बस इतना काफी है मतलब इसको समझने के लिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके गुड, एंड नेक्स्ट पॉइंट आया था एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ये पॉइंट। तो इसमें कौन बताएगा इसका रिजल्ट, पेज नंबर 26 पर मिल जाएगा, रैंडमली बता दीजिए। एक मैसेज आया, ये तो नहीं है, ये इनको कमेंट्स बोलते हैं यश, स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश, फिर मैसेज आया स्लैश एन, बट ये ड्रास्टिक प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स का, उन्होंने लिखा है ये, है ना, टैब, वर्टिकल टैब, ओके, सिंबल बताइए, एक सिंबल ये बताया, मतलब ये मैसेज आया है, मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं मैसेज को रीड करते हुए चल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है ना ये कॉमन प्रॉब्लम है, बस आज की क्लास में, आज की क्लास के बाद ये मिस्टेक तो कभी होनी नहीं चाहिए। स्लैश वी स्लैश टी
अब देखो, ये मैं आप लोगों के मैसेजेस लिख रहा हूं, जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। ओके। और तो यहाँ अनिकेत का गलत है और दिव्य का सही है। एंड आपका प्रोनाउंसिएशन दिव्य है या दिव्य है? दिव्य होगा आई थिंक। दिव्य, दिव्य है ना? यस और नो? ओके ओके, तो बताया क्यों नहीं, मैं दिव्य दिव्य बोल रहा हूँ। ओके। तो दिव्य, तो दिव्य, ये जो रिजल्ट है ये दिव्य का है, और ये अनिकेत। और तो यहाँ पर अब फाइट का पॉइंट बन जाता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये वाली एरर करते हैं, ये कॉमन एरर है। यहाँ पर स्लेस क्या लगाना है वो याद रखना है। तो आज की क्लास में ये है कि जिसे ये स्लेस में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाना चाहिए, कि जो स्लेस है ना वो इस टाइप से लगाते हैं हम, मतलब आपका बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जो स्लैश है इसे बैक स्लैश बोलते हैं, स्लैश एन भी आ जाता है यहाँ पर। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं और ये टोटली रॉन्ग है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं आएगा। ओके। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में आपका स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश वी, स्लैश डबल कोड, स्लैश सिंगल कोड और डबल स्लैश, केवल इतना याद रखिए, बाकी के स्लैशेस आपके यूज में नहीं है। मैंने लिस्ट तो पूरा दिया है बट इतना याद रखना है केवल, और इनका अलग अलग मीनिंग है। एंड ये आपका है बैक स्लैश और एक होता है ये फॉरवर्ड स्लैश। हमें कैसे पता चलेगा ये आगे की तरफ बेंड हो रहा है? तो ये फॉरवर्ड स्लैश हम बोल सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारा बैकवर्ड स्लैश। ओके। तो इधर जा रहा है मतलब पीछे की साइड जा रहा है बैकवर्ड स्लैश हो गया, आगे की तरफ जा रहा है फॉरवर्ड स्लैश हो गया, बस इस टाइप से आप याद रखिए। और कौन सा स्लैश यूज करना है बस वही याद रखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड जो कमेंट्स में हम यूज करते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, कमेंट्स के लिए फॉरवर्ड स्लैश होता है, और ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के लिए बैकवर्ड स्लैश होता है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको ये स्लैशेस से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इवन अब मेरे दिमाग में वीडियो भी आ रहा है कि मिक्स करके ये एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर कहाँ पर, मतलब एक जगह पर हम, ये पहले तो मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ कि अगर स्लैश एन है, अगर आपने एसओपी किया, अगर आपने हेलो और स्लैश एन जावा लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा, एंड नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा जावा। और ये टैब है, टैब स्पेस प्रोवाइड करता है, ये वर्टिकल टैब देता है बट इसका भी कोई ज्यादा यूज नहीं है। और ये डबल कोट्स प्रिंट करने में हेल्प करता है, हेलो और डबल कोट्स जावा। तो अगर आपको ये डबल कोट्स प्रिंट करना है तो आपको स्लैश लगाना पड़ेगा, मतलब इस टाइप से लिखना पड़ेगा, तब ये डबल कोट्स प्रिंट होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में दिया है, वहां से कैप्चर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम एक चीज करते हैं यहाँ पर, जहां पर भी ऐसा पता चल जाए ना आपको कि यहाँ प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड स्लैश कहाँ आता है, बैकवर्ड स्लैश कहाँ आता है, तो लेकिन वो चीज आप नहीं कर सकते हो बिकॉज अभी आपको उतना क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हैं। आपको देखना है, आप तो पार्टीशन कर दो। एक आ गया आपका फॉरवर्ड स्लैश का पार्टीशन, मतलब मैं ये पॉइंट क्यों बना रहा हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया और ये हो गया आपका बैकवर्ड स्लैश। एंड यहाँ पर फिर एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है कि कहाँ पर आपका आएगा फॉरवर्ड स्लैश और कहाँ आएगा आपका बैकवर्ड स्लैश। तो वन बाय वन पहले आते हैं पॉइंट ए। फॉरवर्ड स्लैश के जितने एग्जांपल्स आपके माइंड में हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो भी सीखा हो अभी तक, जो सीखा है वो बता दीजिए मुझे कमेंट करके, मैं वेट करता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश, सोचो कहाँ होता है फॉरवर्ड। तो ये चीज आपको पता है कि ये एग्जाम में आपको टेंशन देगा ही देगा, और एक छोटी सी मिस्टेक आपका मार्क्स चला जाएगा। तो उसे पहले क्लियर कर लो, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में एरर्स आने वाले हैं, टेंशन आने वाला है, बट वो भी तो हमें पता नहीं ना कि क्या टेंशन आएगा, वो तो जब एग्जामिनेशन हॉल में होते तभी टेंशन आता है। तो हम कमेंट्स में यूज कर सकते हैं, यस, ये जो है कमेंट्स में यूज होता है। तो एक तो ये हो गया।
सेकंड पॉइंट, और ये भी कौन सा कमेंट हो गया, सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट नाउ। और क्या क्या है, अभी आपका मतलब 2-3 पॉइंट सेफ हो गए। इट्स नो, अभी आपको क्या लग रहा होगा, ये तो सेक्शन ए का पॉइंट चल रहा है, बट दोनों सेक्शन कंबाइंड है। आप कुछ भी पढ़ो, ऑलवेज रिमेम्बर कि आपके दोनों सेक्शंस की प्रैक्टिस हो रही है। आप सोचोगे ये ऐसा कैसे, और किसी का वेटेज ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं सेक्शन ए में ज्यादा इसका वेटेज है कंपेयर टू सेक्शन बी, बट सेक्शन बी में भी हेल्प करता है, क्योंकि सेक्शन बी में जब आप प्रोग्राम लिखोगे, आपने गलत कमेंट्स लिख दिए तो वहां पर भी टीचर मार्क्स कट कर देगा। सिंबल गलत लगा दिया, स्लैश एन गलत लगा दिया आपने एसओपी के अंदर लॉन्ग प्रोग्राम में, तो वहां पर भी वो सर्कल मिल जाएगा, एरर हो जाएगा। या सेक्शन ए में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है इसका सीक्वेंस कैरेक्टर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके दोनों ही, जो भी आप पढ़ोगे सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि गलत गलत थॉट्स हमारे माइंड में हैं कि अभी तो हम सेक्शन ए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम सेक्शन बी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो, जो भी आप पढ़ रहे हो दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। यूज्ड इन डिवीजन, ओके। अगर हमने ओनली स्लैश किया तो वो डिवीजन में भी यूज होगा, राइट। और क्या है, सी, मतलब मैं क्या चाहता हूं, जितना भी फॉरवर्ड स्लैश से रिलेटेड है उनका एक लिस्ट बना लेते हैं, इधर बैकवर्ड स्लैश से रिलेटेड है वहां एक लिस्ट बना लेते हैं, देन टेंशन टोटली खत्म हो जाएगा फिर। और कुछ माइंड में आ रहा है? मॉडुलस तो वो साइन ही गलत हो, अलग ही हो गया। वो तो ऑलमोस्ट माइंड में सेट हो जाता है कि जो मॉडुलस है वो ऐसा बना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं, बट ये बहुत ऑर्डर लग रहा है ऐसे बनाने में, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि ये तो गलत है ना, ये सही है। बट स्टिल उसमें स्लैश तो आ ही रहा है, तो उसे ले लेते हैं, क्योंकि किसी को हल्के में नहीं रखना है। मल्टीपल लाइन कमेंट, हाँ मल्टीपल लाइन कमेंट तो होती है, बट उसका सिंबल क्या है, स्लैश एस्ट्रिक, और आप लाइंस लिखोगे मल्टीपल लाइंस और एस्ट्रिक स्लैश, ओके। तो ये भी सही है। और एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी होता है, ई, उसमें बस डबल एस्ट्रिक आ जाता है स्टार्टिंग में। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, स्टार्टिंग में डबल एस्ट्रिक है बट एंड डबल एस्ट्रिक से नहीं होगा, एंड आपका सिंगल एस्ट्रिक से ही होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, ये डिवीजन है, ये सब कुछ आपका आ गया किसमें, फॉरवर्ड स्लैश में। अब आ जाते हैं बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश में जहां तक मैं सोच पा रहा हूं केवल यही है, स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश डबल कोट्स, जो मैंने अभी लिखा था सिंगल कोट डबल स्लैश, ओके। तो इतना मीन्स ऐसे सीक्वेंस कैरेक्टर में आपका बैकवर्ड स्लैश आएगा, बाकी का जो अदर पॉइंट्स आप यूज करते हो सब में फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। और एक साथ उनको एक जगह पर जिस टाइप से मैंने अभी बताया है, आई डोंट थिंक सो आपने इस टाइप से किया होगा। तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स इस टाइप से आपको फिगर आउट करने हैं कि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ओके। तो वो कंफ्यूजन को एग्जाम से पहले ही क्लियर करके रखना है। और एक साथ आपके फिर 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आता है कि अगर एक साथ आपको 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, अब देखो यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ मल्टीपल थिंग्स क्लियर हुए, फॉरवर्ड स्लैश भी क्लियर हुआ, बैकवर्ड स्लैश भी क्लियर हुआ, बैकवर्ड स्लैश कहाँ आता है वो भी क्लियर हुआ, फॉरवर्ड स्लैश कहाँ आता है वो भी क्लियर हुआ, एंड कंफ्यूजन जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्लियर हो गया। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो क्लियर हो गया। डी और ई में फर्क क्या है? एक्चुअली दोनों ही मल्टीपल लाइन कमेंट है। ये पूछ रहे हैं कि डी और ई में फर्क क्या है, बस नाम में फर्क है, बाकी का दोनों में आपका मल्टीपल लाइन्स हाइड हो जाती हैं। दूसरा, वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, बट उसके डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस की चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी अभी ये 8 क्लासेस में, तो इसलिए मैं आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा जाऊंगा नहीं। कोई क्वेश्चन भी ऐसा होता है जो
जरूरत नहीं होती, तो उसमें टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है अभी। तो नॉर्मली केवल नाम के बेसिस पर याद रखिए कि डबल एस्ट्रिक आ जाएगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, बस इतना काफी है। अब उसके और ज्यादा कि ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट उधर नहीं जाना है। और ये मल्टी लाइन कॉमेंट है। ओके, ये वाला जो है ये आपका मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, बस इतना काफी है। तो आगे चलते हैं। तो बस जो भी सीखना है एक पॉइंट ऑफ व्यू सीखना है क्लासेस के थ्रू कि आपको पढ़ना कैसे है। तो जो आप टास्क वन आपके अंदर करते हो और मेरे बताए हुए पॉइंट की बेसिस पे चलोगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, साथ में उनके जो अलग अलग टास्क हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो 10 मिनट का टास्क है वो 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजी काफी मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, और बस इनको फॉलो करना जरूरी है, केवल हम फॉलो ही नहीं कर पाते। हाँ, और कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। अब सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं, ये तो सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे। एंड ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू रिमेम्बर ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस मीन्स ऑपरेटर इन जावा में मैंने प्रेसिडेंस बताया है। और जो जैसे आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है इसमें। मतलब इनका कहना, मतलब एक स्टूडेंट का डाउट आया है कि इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, इनको कैसे सॉल्व करना है, मतलब इनका प्रेसिडेंस क्या है, कब कौन सॉल्व होगा, बस ये समझना है। तो एक तो मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, मैथ्स में क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, प्लस सॉल्व होता है, माइनस सॉल्व होता है, यही रहता है। ओके, तो और कंप्यूटर में जो सॉल्व होता है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मेन जो ऑपरेटर्स है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी बेसिस पे मैं जा रहा हूँ। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, रिलेशन ऑपरेटर्स आ जाएंगे। वो पूरा प्रेसिडेंस मैंने अपना यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, हम जाएंगे वहां पर देखेंगे। तो मेन की पॉइंट्स है, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस सॉल्व होगा, और यहाँ आ जाएगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को सेम प्रायोरिटी दी है, प्लस एंड माइनस को सेम प्रायोरिटी दी है, एंड साथ में यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी, मॉडुलस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेम प्रायोरिटी? इस सेम प्रायोरिटी का मीनिंग समझना है कि सेम प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है। कि अगर a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी दिया, मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले आप क्या सॉल्व करोगे? डिवाइड पहले सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे मैथ्स के अकॉर्डिंग। बट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू सॉल्व डिवाइड, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा। सेम प्रायोरिटी का मीनिंग है लेफ्ट टू राइट जाना है। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले प्लस भी सॉल्व कर देते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाय डी मॉडुलस ई ये दे रखा है, या a प्लस यहाँ पर b डिवाइड बाय सी इंटू डी और डिवाइड बाय ई दे रखा है, और a प्लस बी मॉडुलस सी डिवाइड बाय डी इंटू जो भी लेता है, क्या लें, ई ले लेते हैं, एंड बस। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑपरेशन है वो तो लास्ट में सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑपरेशन सॉल्व होगा, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड होगा, और ये फिर जो जो आंसर आता जाएगा, और ये थर्ड होगा। यहाँ पर भी पहले ये सॉल्व होगा फर्स्ट, फिर ये सॉल्व होगा सेकंड, और ये सॉल्व होगा थर्ड, फिर ये सॉल्व होगा फर्स्ट, ये सॉल्व होगा सेकंड, और ये सॉल्व होगा थर्ड। और थोड़ा सा भी अगर आपने लेफ्ट टू राइट नहीं गए तो प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम और है कि इंटीजर और इंट मेक्स इंट, इट मींस 5 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट क्या आएगा, और इंट एंड डबल मेक्स डबल,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ 2 आएगा, अगर मैंने यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2.0 कर दिया तो आंसर आएगा 2.5। बस इसे याद रखना है। ओके, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक चीज देता हूं कि यहाँ पर अगर हमने डबल ए लिया और 5/2 कर दिया, ये है कंफ्यूजिंग सिचुएशन कि वी हैव टेकन डबल। अब आंसर क्या आएगा? एसओपी अगर मैं ए करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 2.5 है। 2.5। क्या ये आंसर सही है? अनिकेत का भी आंसर 2.5। क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? दिव्य का आंसर भी 2.5। और मैं अपने नोट्स का भी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। ये नोट्स बुक्स की तरह नहीं है, बुक्स में से कॉपी करके नहीं बनाया गया है। ये पूरा 10 ईयर का मेरा पूरा हार्डवर्क है जो मैंने इस नोट्स में डाल दिया है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। कोई भी शायद किसी भी चैनल पर ये नहीं होता है कि गेट माई नोट्स एंड ऑल, और वो देते भी हैं तो बुक जैसे लगते हैं। आप जब मेरे नोट्स को फॉलो करोगे ना तो बुक का फीलिंग अलग होगा, नोट्स का फीलिंग अलग होगा, याद रखना। एंड यहाँ अभी 2.5 में देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्या ये 2.5 सही है? पहले इसे क्लियर करते हैं। और जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, फर्स्ट प्रेफरेंस नोट्स को देना है, उसके बाद बुक में जाना है। ऐसा नहीं बुक में पढ़ना नहीं है, बुक में भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे एक्स्ट्रा जो आपको करना है, बट बुक से भी पढ़ना है और नोट्स में से भी पढ़ना है। तो गलती क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपनी बुक को दे देते हैं, वहीं पर आप फंस जाओगे। आपको क्या करना है, नोट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, बट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं करके देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 2.5 इज रॉन्ग, तो क्या आंसर आएगा? 0.5 इज ओनली 5/2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्रैक्शंस में ले नहीं सकता, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी या विदाउट पॉइंट आएगा, मतलब वैल्यू आएगा, कैलकुलेटेड होकर वैल्यू आएगा। यस, ओके। तो यहाँ फंस गए। ये वाला पार्ट भी मैंने अपने नोट्स में ऐड किया हुआ है, तो जब आप उसे क्लियर करोगे एंड देन यू कंफर्म कि क्या आंसर आएगा, तो वहां पर आपको पता भी चलेगा। तो 2.0 या ओनली 2, तो 2 भी नहीं आएगा, 2.5 भी नहीं आएगा, 2.0 आएगा। यहाँ 2.0 सही आंसर है, बट ये क्यों आया वो मैं समझाता हूँ। ये दोनों इंटीजर हैं, आपने क्या सोचा डबल में स्टोर किया तो 2.5 आ जाएगा, दैट इज अ कॉमन थिंग। अपना जो सोचने का तरीका है, बस रिजल्ट वेरिएबल डबल ले लो, डबल में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इंश्योर करना पड़ेगा बोथ साइड शुड बी डबल। अगर आपको परफेक्ट डबल में रिजल्ट चाहिए तो ये साइड भी आपका डबल होना चाहिए, ये साइड भी डबल होना चाहिए। ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि एक साइड को डबल कर देते हैं, दूसरा साइड को डबल नहीं करते। दोनों साइड डबल होंगी तभी आपका परफेक्ट रिजल्ट डबल में आएगा। ये आज की क्लास में आपको क्लियर करके रखना है। तो अगर आपको 2.5 आंसर चाहिए सर तो सर आपको सर, यहाँ पर एक बार सर रिपीट कर 5.0 करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? सर, एक बार सर रिपीट कर दीजिए, समझ गया। हाँ, जैसे अगर आपको 2.5 रिजल्ट चाहिए तो आपको ये भी डबल करना है और ये भी डबल करना है। हमारी मिस्टेक क्या होती है, देखो कि हमने जो रिजल्ट वेरिएबल है इसे तो डबल कर दिया, और हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि अब ए के अंदर 2.5 आ जाएगा, जो कि गलत है। आपका रिजल्ट वेरिएबल डबल है, क्या आपका कैलकुलेशन डबल में आ रहा है? योर कैलकुलेशन इज नॉट इन डबल, दोनों इंटीजर हैं, इसलिए आंसर आएगा 2.5 और इसमें से 0.5 हट जाएगा, ओनली 2 बचेगा। एंड इस 2 को फिर ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पर। अब 2 को ट्रांसफर किया इसने, मतलब यहाँ से 0.5 पहले ही रिमूव हो जाएगा, फिर वो इधर करेगा, एंड फिर आपका आंसर आएगा 2.0। 0.5 तो पहले ही रिमूव हो गया था, बट डबल है इसलिए उसे 0.0 लगाना उसकी मजबूरी है, इसलिए 2.0 आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको 2.5 आंसर चाहिए तो इसके अलग अलग तरीके हैं 2.5 लाने के। आपने क्या किया, रिजल्ट को तो डबल रख दिया,
इधर आपने 5.0, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू आपकी पॉइंट में आ गई तो वो डबल में ही आता है रिजल्ट। इससे आपका 2.5 आ जाएगा आंसर। और अगर आप लिखते हो डबल ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2.0, इससे भी आपका 2.5 आ जाएगा। बट आपके पास ये 0.0 लिखने का तरीका ही नहीं है। सपोज आपको लिखना 5/2 ही है, फिर भी आपको अगर डबल चाहिए तो यू नीड टू डू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आप यहाँ पर क्या करो, डबल लिख दो, ये डेट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, डेट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और यहाँ पर हम यूजर के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 5 पहले पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा, देन 2.5 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। और अगर आप इंट इंट लेते तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर आप इंट ए यूज करते हो, 5/2 करते हो, तो अब तो ओनली 2 ही आंसर आएगा केवल। ओके, लेकिन क्या ये इसे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या मतलब इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं? तो वो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा। सीधा प्रैक्टिकल वाले पॉइंट पर आओ और यहाँ पर इंट x इज इक्वल टू 5/2 कर दो, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ की इस लाइन में कोई एरर आ सकता है। कोई एरर नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओनली 2 आएगा। x के अंदर क्या रिजल्ट रहेगा? ओनली 2। बट इसमें 0.0 कर दिया। अब हमने किया तो अब भी मतलब एरर क्यों दे रहा है? अभी भी क्या है कि इसका जो रिजल्ट है इन मतलब 0.5 को हटा देगा, ये रिजल्ट एरर क्यों दे रहा है? कोई बता सकता है कि यहाँ पर एरर क्यों है? इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुराया था कि यहाँ पर आपको थोड़ा सोचने का मीनिंग मिलेगा। एरर क्यों आ रहा है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे x की वैल्यू, तो मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 2.5 आएगा और x के अंदर जाएगा ओनली 2, तो 2 आ जाना चाहिए। तो ये एरर क्यों दे रहा है? अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ तो 2 आंसर आ जाना चाहिए। और इस एरर का सॉल्यूशन क्या है? अगर ये एरर दे भी रहा है तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस एरर? सर या फिर सर आप इंट की जगह पर डबल लगा ले तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि सर हाँ तो नहीं आएगा, 5.0 का लेकिन डबल नहीं आ जाएगा ना। मुझे तो इंट ही चाहिए ना। अब एरर नहीं आएगा, बट आई वांट इंट, मुझे इंट में ही चाहिए। और यहाँ पर 5.0 भी सर चाहिए, और यहाँ मुझे 5.0 भी चाहिए। मतलब मुझे एज इट इज चाहिए, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, और स्टिल एरर चला जाना चाहिए। 2.0 नीचे 2.0 कॉल में। एरर तो अभी भी आएगा। हाउ कैन बी रिमूव दिस एरर? देखते हैं कौन इस एरर को रिमूव करता है। राइट, इसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैसेज आ गया मेरे पास एक स्टूडेंट का, तो आपको इस टाइप का कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और टॉपिक क्लियर हो गया आपका। लो, अभी भी एरर नहीं गया। अब बताइए क्या करना होगा। तो ऐसे माइनर माइनर पॉइंट हैं यहाँ पर, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो ये जो है वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, और ऑटोमेटिक होता है वो इम्प्लिसिट होता है। बट अब यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए। अच्छा कंफ्यूजन। इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे, सोचो जरा। हाउ कैन वी रिमूव दिस एरर? जल्दी बताओ। 1 आवर होकर भी गया तो फास्ट। तो किसी के पास आंसर है इसका, या मैं बता दूं जल्दी? नहीं है? ये आप ट्राई कर रहे हो। यहाँ पर हमें लगाना होगा ब्रैकेट, एरर सॉल्व। तो बस ब्रैकेट का टेंशन था। अब आप सोचोगे कि ब्रैकेट की वजह से क्यों सॉल्व हो गया? एनी रीजन कि ब्रैकेट नहीं लगाया? तो आपका आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जैसे विदाउट विदाउट ब्रैकेट आंसर आ रहा था, तो अभी तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बट ओनली 0.0 लगाने पर
इसे क्यों लगा कि ब्रैकेट चाहिए, क्योंकि 0.0 ही तो लगा दिया था मैंने, इसकी वजह से ब्रैकेट उसे चाहिए था। डिफरेंट डेटा टाइप मैसेज तो आप कर रहे हो, बट फिर भी उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा आपको। मैं बताता हूँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, कि ये क्या कर रहा था, मतलब उसका जो लॉजिकल स्किल है वो क्या कर रहा था। विदाउट ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट में उसने क्या किया, इस इंट से, आपको ये तो पता है इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कौन कन्वर्ट हो रहा है, 5 कन्वर्ट हो रहा है, तो 5.0 की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा इस इंट की वजह से। तो इस इंट का काम खत्म हो गया। नाउ दिस इंट इज फिनिश्ड, उसने 5 में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी आती है 2.0 की। अब इस इंट का काम खत्म हो गया, जो आप नहीं सोच पा रहे थे, कंप्यूटर ने इसका काम खत्म कर दिया क्योंकि ये 5 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा डबल में, और डबल की वैल्यू को आप सेंड कर रहे हो यहाँ इंट में, तो डबल को इंट में सेंड नहीं कर सकते क्योंकि डबल बड़ा है, इम्प्लिसिटली नहीं हो पाएगा, आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो एक्सप्लिसिटली किया तो था, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हुआ था बट इतने टास्क के लिए हुआ था, केवल आधे टास्क के लिए हुआ था। उसके बाद अगेन वो डबल आया, मतलब इंट का काम खत्म हो गया, फिर डबल आया, फिर हम इंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये रीजन था। और जब ये 0.2 नहीं था, 2.0 नहीं था, उस केस में क्या है, 5.0 5 में कन्वर्ट हो गया, इधर 2 ऑलरेडी इंटीजर है, अब दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर में रिजल्ट आएगा और इंटीजर में चला जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इसलिए ये 0.0 की वजह से हमें अब 0.0 एंड ब्रैकेट लगाने का क्या कॉन्सेप्ट था, अगर ब्रैकेट लगा दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गया, वो समझना है हमें। अब क्या होगा, ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, ये तो आपको पता ही है। तो अब वो 5 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, 5 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होने पर आपका आंसर आएगा 2.5। अब टर्न आएगा किसका, इस इंट का, ये इंट कन्वर्ट करेगा 2.5 को, इधर 2 में कन्वर्ट कर देगा। आई थिंक सो समझ में आया यहाँ पर क्या मतलब सीन हुआ, सबको क्लियर हुआ या फिर निकल गया ऊपर से एग्जैक्टली हाँ ओके, तो काफी लोगों को क्लियर हो गया है, बट कम से अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया और 50% स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ। अगर जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है लेकिन उनके माइंड में एक थॉट आ गया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, और अगर ऐसा भी कुछ होता है तो कभी ना कभी वो क्लियर हो जाएगा, मतलब आपके एग्जाम से पहले तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, तो क्लियर कहाँ से होगा। कम से कम मैं आपको वो थॉट जनरेट करके दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। आप अपने टीचर को पूछ भी सकते हो, चाहे ट्यूशन टीचर या स्कूल का टीचर, किसी भी टीचर से कम एक बार, कम से कम एक बार पूछो। सेकंड टाइम पूछने का तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि वो आंसर ही ऐसा कर देते हैं कभी कभी। ओके, हम डरते हैं बहुत, एक डर रहता है कि ये मैं क्वेश्चन मेरा सही तो नहीं है, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम रहता है कि हम पूछ नहीं पाते। यहाँ पर जब जब हमारा क्लासेस होगा आप पूछ सकते हो, और ऐसे काफी डाउट्स जो आपको अपने स्कूल के टीचर से पूछना था वो आप यहाँ पूछ सकते हो, यू आर फ्री। कोई सिली हो, कितना भी बेकार क्वेश्चन हो, डजेंट मैटर, वो मैं डिसाइड करूंगा कि वो क्वेश्चन कितना सिली है, कितना डेंजर है, कितना बेकार है, या कितना अच्छा है। एवरी क्वेश्चन इज गुड, और उसमें आपका जो रिजल्ट है वो पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो बस आप माइंड को आप ओपन कर सकते हो। माइंड ओपन करने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुलकर पूछ सकते हो उस चीज के बारे में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्या, 2 मिनट का ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में नेस्टेड टर्नरी एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू, यहाँ पर नेस्टेड टर्नरी हम बात करेंगे और ब्रेक एंड कंटिन्यू के लिए भी बात करेंगे अभी। ओके,